बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों से कहा था कि फिगर 2.17 से हम स्टार्ट लेंगे। हम रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन का मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है वो कितना है, वो 120 डिग्री है, 150 डिग्री है, 90 डिग्री है, कितना है। तो इस चीज़ को अब हमने देखना है। ये आर एक्स और आर वाई ये दो कंपोनेंट्स हैं रिजल्टेंट वेक्टर के। जिस तरह इससे पहले हमने देखा था ए हमारे पास वेक्टर था और ए एक्स और ए वाई ये उसके कंपोनेंट्स थे। बिल्कुल सेम इसी तरह हमारे पास अब आर वेक्टर है जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, और आर एक्स और आर वाई उसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीज़ है, बस वहाँ पर ए हमने यूज़ किया था, यहाँ पर हम आर को यूज़ करते हैं। जो लेटर है वो हमने चेंज किया, बाकी चीज़ वही है। ठीक है, तो प्रीवियस केस में हम ये इस तरह लिख रहे थे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स या ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। तो एक ही जगह पे हमने यहाँ पर आर लिखा है। आर क्यों लिखा है कि रिजल्टेंट वेक्टर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स। तो याद रहे, अगर ये जो आर वाई और आर एक्स हैं ये अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब कि जो थीटा है ये एंगल जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और जितना आपके पास थीटा होगा उतना आपके पास थीटा आर होगा। थीटा आर का मतलब ये जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ उसको हम थीटा आर बोलते हैं। तो थीटा आर और थीटा ये दोनों आपके साथ आपके पास फिर सेम आएंगे जब भी आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हों, तो इसका मतलब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और थीटा आर इज इक्वल टू थीटा। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस की बात करें, अगर आर एक्स नेगेटिव है और आर वाई पॉजिटिव है, ये नीचे वाला जो वेक्टर है आर एक्स ये अगर नेगेटिव है और आर वाई पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये दूसरे क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। पहले केस में कहाँ पड़ा हुआ था, पहले क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ था। अब दूसरे केस में ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये कब पड़ा होगा, जब आर एक्स नेगेटिव हो और आर वाई पॉजिटिव हो। तो इस केस में आपके पास जो एंगल आएगा थीटा आर वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो थीटा के बराबर नहीं होगा। पहले केस में तो ये थीटा के बराबर था, इस केस में आप 180 डिग्री माइनस थीटा करोगे, मतलब जो थीटा एंगल है उसको आप 180 से माइनस करोगे, तब जाकर आपके पास थीटा आर आएगा। ठीक है, तीसरा केस हम स्टडी करते हैं, जब आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव हों, दोनों नेगेटिव हैं, आर एक्स भी नेगेटिव है आर वाई भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर है रिजल्टेंट वेक्टर ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है, और इस केस में जो थीटा आर होगा वो 180 प्लस थीटा के बराबर आएगा। जितना थीटा होगा उसके साथ आप 180 को ऐड करोगे, तब जाकर आपके पास थीटा आर आएगा। और अगर हम नेक्स्ट लास्ट केस की बात करें, केस नंबर 4, तो केस नंबर 4 में हमारे पास ये है कि अगर आर एक्स पॉजिटिव है और आर वाई नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है, और जो थीटा आर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और आपने इसको किस तरह फाइंड करना है, 360 से आपने थीटा को माइनस करना है। तो थीटा आर से थीटा से अगर आप 360 से आप जब थीटा को माइनस करते हो तो फिर आपके पास थीटा आर आएगा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह देख लें। एग्जाम्पल 2.3 इसको आप लोग गौर से देख लें, एमसीक्यूज आई भी हैं इस किस्म के। Find the angle between two forces of equal magnitude such that the magnitude of their resultant is also equal to either of them। पहले आप स्टेटमेंट को समझ लें, आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास दो वेक्टर हैं F1 और F2। हम सपोज करते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं F1 और F2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। F1 और F2 को हमने क्या किया, सेम लिया। हमने क्यों सेम लिया, स्टेटमेंट में ये गिवन है कि दो वेक्टर्स हैं और उनके मैग्नीट्यूड सेम है। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू आइदर ऑफ देम। मतलब ये हुआ
कि इनका जो रिजल्टेंट है वो भी इन दो वेक्टर्स के या दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो आप इस तरह लिखेंगे ना कि रिजल्टेंट फोर्स, पहला फोर्स और दूसरा फोर्स, इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, तो सवाल ये है कि अगर इस तरह केस हो जो अभी हमने डिस्कस किया कि रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड और दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये तीनों सेम आ जाएं, अगर इस तरह कोई केस बनता है तो बताओ कि F1 और F2 के दरमियान एंगल कितना होगा। ठीक है, F1 और F2 के दरमियान एंगल कितना होगा? 60 होगा, 90 होगा, 70 होगा, 120 होगा, 150 होगा, क्या होगा? तो ये स्पेशल केस है, इसमें एंगल आप लोगों ने रट्टा करना है। यहाँ पर इन्होंने प्रूफ किया है, अगर टाइम होता तो हम भी प्रूफ कर लेते, लेकिन मैं आप लोग को टू द पॉइंट बता रहा हूँ। 120 डिग्री होगा, क्या होगा? 120 डिग्री। जब भी वो आपसे कह दें कि आपके पास दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी इनके बराबर है, F1 F2 के बराबर है, तो बताओ कि F1 और F2 के दरमियान एंगल क्या होगा। तो आप आंसर में कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? 120 डिग्री। तो आ जाओ हम यहाँ पर इसको देख भी लेते हैं। 120 डिग्री, ठीक है। Hence the angle between the two forces F1 and F2 must be 120 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें और उससे हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो इससे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है ए और दूसरा है बी। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इससे हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ गया जिसका नाम है सी। तो जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास रिजल्ट में स्केलर आ जाए, वेक्टर ना आ जाए, स्केलर आ जाए, तो इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और आप जब ये डॉट को ख़त्म करते हो तो डॉट को ख़त्म करते हो, एरो को ख़त्म करते हो, तो फिर आप कास थीटा लिखते हो। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। आप यहाँ पर साइन थीटा या टेंजेंट थीटा नहीं लिख सकते। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा, ये इसका तरीका है। स्केलर प्रोडक्ट को हम पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। ये भी आप लोग देख लें, ए डॉट बी किस चीज़ के बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए, कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो ए का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं और बी का हम वो कंपोनेंट लेते हैं, वो हिस्सा लेते हैं जो ए के पैरेलल हो। यहाँ पर आप लोगों ने परपेंडिकुलर नहीं लिखना, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कंपोनेंट ऑफ बी विच इज़ पैरेलल टू ए। समझ गए? तो ये चीज़। नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये आप लोग देख लें, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब वो कौन से क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर प्रोडक्ट के एग्जांपल हैं? वर्क और पावर, ये दो क्वांटिटीज़ यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई हैं, वर्क और पावर। वर्क के केस में आप देखते हो वर्क किस चीज़ के बराबर है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, चैप्टर नंबर 4। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है? वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी। तो इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। कि आप जब दो क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हो और आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो स्केलर आ जाए तो इससे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और वहाँ पर हम कास यूज़ कर रहे थे, एफ टी कास थीटा या एफ एस कास थीटा। साइन यूज़ नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही हो तो हम कास थीटा यूज़ करते हैं, साइन थीटा यूज़ नहीं करते, ठीक है।